नमस्कार। तो बढ़ते हैं कहानी में आगे चल के अगले भाग के साथ। सब डिनर एंजॉय कर रहे थे कि तभी त्रिशा मैथिली से कहती है, मैथिली मैं तो भूल गई, एक बात डिस्कस करनी थी तुमसे। मैं कर सकती हूँ? बस थोड़ा डर है एक बात को लेकर, तो क्या पूछ सकती हूँ अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो? मुझे क्यों बुरा लगेगा? आप पूछिए क्या पूछना है। मैथिली त्रिशा को देखते हुए कहती है। तो अब तक अधिराज से बात करता शेखर भी त्रिशा और मैथिली को ही देख रहा था। तो अब त्रिशा अपने हाथ में पकड़ा स्पून प्लेट में वापस रख आराम से टेबल पर अपने दोनों हाथ रख मैथिली को देखते हुए कहती है, मैथिली, शेखर प्लीज माइंड मत करना, बट बात हमारे एक फैमिली मेंबर की है जो हमारी पूरी फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज एक पेरेंट्स की पता करी इंफॉर्मेशन के तौर पर ही मेरी बात को लेना। भाई साहब और भाभी साहब चाहते हैं कि कियारा तुम्हारी माँ की डांस एकेडमी में तुमसे डांस सीखे, और ये अच्छी बात है, मैं इस पर कोई सवाल नहीं उठा रही। मैंने चेक किया है, तुम्हारी एकेडमी के बहुत अच्छे रिव्यू हैं, बट माय कंसर्न इज सेफ्टी। जिस जगह तुम्हारी एकेडमी है वो बिल्कुल गांव के बीच में है, और जहां तुम्हारी एकेडमी है जो तुम्हारे लैंडलॉर्ड हैं उनका पोता काफी नशा वगैरह करता है और कई बार उनके घर आकर काफी तमाशा भी करता है। अभी कुछ दिन पहले भी वो काफी सीन क्रिएट करके गया। इस बार तो उसने अपने ग्रैंड पेरेंट्स पर भी हमला किया और तुम्हारे किसी दोस्त के साथ भी हाथापाई में उसे घायल भी कर दिया। तो ये एक बड़ा इशू है, सेफ्टी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बस मैं इतना कंफर्म करना चाहती हूँ कि तुमने सेफ्टी के पर्पज से कोई एक्शन लिया, क्योंकि हमारी कियारा की सेफ्टी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस हम यही चाहते हैं कि तुम कुछ सेफ्टी के लिए करो। लेकिन जो बात नहीं सामने आनी थी वो इस तरह सामने आएगी ये मैथिली को नहीं पता था। वो क्या सोच रही थी और क्या हो गया। शेखर भी चौंक गया था ये सब सुन, पर अब तो बात खुल गई थी। तो अब मैथिली भी तैश में आ गई थी, जो एक गहरी सांस छोड़ त्रिशा से कहती है, सॉरी पर मैंने कोई सेफ्टी अरेंजमेंट नहीं किए हैं और ना मैं आगे किसी के लिए भी करूंगी। वो एकेडमी मेरा मंदिर है और मेरी कला, मेरी पूजा जो हमेशा सबके लिए खुला रहता है, उसे किला नहीं बनाया जाता। दूसरी बात, मैंने अपने कई साल वहां बिताए हैं, कभी अकेले तो कभी अपने दोस्तों के साथ। जिंदा बैठी हूँ आपके सामने। हजारों बच्चों को हम उस एकेडमी से ट्रेन कर चुके हैं, जहाँ कई बड़े और नामचीन नाम शामिल हैं। उन्होंने मंदिर में जैसे साधारण बन अपने बच्चों को साधना के लिए भेजते हैं, वहां भेजा, और वो बच्चे सिर्फ कुछ ना कुछ पाकर वहां से निकले हैं। किसी बच्चे का आज तक बाल भी बांका नहीं हुआ। आपने बात की लैंडलॉर्ड के पोते, राहुल नाम है उसका, सिर्फ नशा करता है और अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच चुका है और आए दिन अपने ग्रैंड पेरेंट्स से लड़ाई झगड़ा करने पहुंच जाता है। वो उनका फैमिली मैटर है। जहाँ से आपने ये इन्फॉर्मेशन निकलवाई वहां आपको ये नहीं बताया गया कि आज तक वो एकेडमी के अंदर क्या आस पास आने की भी हिम्मत नहीं करता। उसको एक बार हॉस्पिटल पहुंचा चुकी हूँ मैं, दूसरी बार हिम्मत नहीं करी मेरे सामने आने की। और जिस मेरे दोस्त को घायल करने की बात आपने कही, वो एक इंसानियत है कि अगर कोई अपने से बुजुर्ग को तकलीफ दे रहा है तो उसको दो हाथ लगाकर सही रास्ते पर लाना एक इंसान की इंसानियत है। बुजुर्ग हैं वो, बेटा बहू इस दुनिया में नहीं, और पोता ऐसा निकम्मा। और उनके जीने का असली मकसद हमारी एकेडमी है, जहाँ से वो खुददारी से अपने लिए कुछ कमाकर खा रहे हैं। अपने पोते से ज्यादा हमें और एकेडमी के बच्चों को प्यार देते हैं। वो मंदिर को हटाकर दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता। वो आपकी इच्छा है कि आप वहां आना चाहते हैं या नहीं। आपकी फिक्र मैं समझ रही हूँ, लेकिन अगर जिस तरह भाभी सा ने मुझसे सामने से अपनी बेटी को मेरे पास भेजने की बात करी थी, अगर उसी तरह बिना मेरे एकेडमी की जासूसी करवाए आप मुझसे सब पूछ लेती तो ज्यादा अच्छा लगता मुझे। मेरी नजरों से कुछ छुपा नहीं है, मैं सिर्फ नजरअंदाज कर देती हूँ। आपके गार्ड्स जो एकेडमी के आसपास खूब इंक्वायरी कर रहे थे, मैंने सब देखा है। अपने बच्चे के बारे में चिंता करना अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए किसी दूसरे को टारगेट करना बिल्कुल सही नहीं। मैंने किसी को फोर्स नहीं किया था कि वो मेरी एकेडमी में आए। आप नहीं भेजना चाहते, इट्स ओके, आप सामने से कह दीजिए, लेकिन वो टारगेट मत कीजिए। माँ की एकेडमी को लोग ढूंढते हुए आते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि कोई उसके बारे में पूछताछ कर रहा था। मैंने इग्नोर किया, वरना ये मेरे इमोशन से खेलने वाली बात थी। मैं कुछ नहीं बताना चाहती थी, पर आपने मजबूर कर दिया। भाभी सा, अगर आपको सच में दिक्कत थी तो आप मुझे सामने से कह देते। मैं वो नहीं जो दिल पर लगाकर बात बैठ जाऊं। अपने बच्चे की सेफ्टी हर कोई चाहता है
और हर पेरेंट्स को मैं खुद सिक्योर करती हूँ, क्योंकि हर किसी का बच्चा उसकी जान होती है और अगर वो मेरे पास उसे भेज रहा है तो वो पूरी मेरी जिम्मेदारी है। और आज तक आप कोई ऐसा केस मुझे बता दीजिए कि अगर एकेडमी के बच्चे को कभी कोई तकलीफ हुई हो। त्रिशा, आपका कियारा के लिए कंसर्न मैं समझ रही हूँ, आपकी फैमिली है वो, आपने आज तक हर चीज बेस्ट ही ढूंढी होगी उसके लिए, लेकिन किसी को टारगेट करके बेस्ट चीज ढूंढना ये बहुत गलत है। और मैं सिर्फ कला का दान देती हूँ, 5 स्टार होटल की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करवाती। और अब बहुत हो चुका, आपको नहीं भेजना मेरी एकेडमी में अपनी बेटी मत भेजिए, लेकिन प्लीज ये पॉलिटिक्स मत खेलिए मेरे साथ। जो है सीधा कहिए। चाशनी में बेवजह लिपटी बातें पसंद नहीं है मुझे। मैं रिश्ते खराब नहीं करना चाहती, इसलिए कई बार चुप रह जाती हूँ, वरना ये चुप रहना मेरी आदत है ही नहीं। अपने शब्दों को बहुत मुश्किल से संभाल रही थी मैथिली, पर अब वो वहां नहीं रुक पा रही थी। मैथिली वहां से उठकर जाने लगती है कि शेखर की बिल्कुल गंभीर आवाज उसके कानों में पड़ती है। मैथिली, सब बैठे हैं ना अभी यहाँ, तो वापस बैठ अपनी जगह पर। पर भाई, मैंने कहा ना बैठ अपनी जगह पर। शेखर की आवाज में गुस्सा था जो सब महसूस कर रहे थे। पर अब मैथिली ना चाहते हुए भी वापस बैठ जाती है। तो अब शेखर त्रिशा से कहता है, थैंक यू त्रिशा, तुमसे राहुल ने जो अभी किया वो मुझे पता चला, वरना इसके इरादे तो मुझे लग नहीं रहे थे कुछ बताने के। पर सॉरी अगर इसकी कोई बात तुम्हें बुरी लगी हो तो। और जो आज तुम्हारा डर था ना, ये मैं इसे उसी दिन समझा रहा था कि जब ये ओवर एक्साइटेड होकर भाविसा को हाँ कह रही थी, क्योंकि मैं जानता था ये बात उठेगी। हमारे लिए वो जगह बहुत खास है। हाँ, थोड़ा गांव के बीच में है और आसपास के काफी बच्चे वहां आते हैं, लेकिन इसे ये बात समझ नहीं आती कि हर कोई इसकी तरह नहीं सोचता। ये हर बच्चे को सिर्फ एक ही नजर से देखती है। वैसे बहुत समझदार है, लेकिन पता नहीं ये समझ इसे कब आएगी। भाई साहब, भाभी साहब, त्रिशा ने सब पता किया है और अभी सब बताया भी। जहाँ एकेडमी है वहाँ के हालात बिल्कुल ऐसे हैं जैसे त्रिशा ने बताया। तो बात यही खत्म करते हैं कि आप माँ की एकेडमी में कियारा को मत भेजिए। शायद यही दोनों परिवारों के लिए अच्छा है, क्योंकि बार बार माँ की एकेडमी के बारे में मैं कुछ नहीं सुन सकता। तकलीफ होती है मुझे, तो प्लीज मेरी मजबूरी समझिए और इसे यही खत्म करते हैं। और त्रिशा, एकेडमी के आसपास इंक्वायरी निकलवाने से अच्छा अपने ही फ्रेंड सर्कल में लोगों से बात करती तो तुम्हें ज्यादा अच्छे से पता चल जाता कि एकेडमी की सेफ्टी और माहौल कैसा है। या मुझसे ही बात कर लेती तो मैं खुद भाईसा और भाभीसा को मना लेता कियारा को ना भेजने के लिए। लेकिन प्लीज इस तरह बार बार मुझे वहां तकलीफ देना बंद करो जहाँ सबसे ज्यादा दुखता है। आई रिक्वेस्ट यू। इतना क्या शेखर नकुल और अनुष्का के सामने हाथ जोड़ते हुए अब उनसे जाने की इजाजत मांगता है और फिर मौली, अधिराज, त्रिशा और अर्जुन को बाय बोलकर अपनी जगह से खड़े होकर मैथिली का हाथ कसकर पकड़ तृप्ति को भी बाहर आने का कह उसे सीधा बाहर की ओर लेकर निकल जाता है। इस पर मैथिली शेखर से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, भाई हाथ छोड़ो ना, दर्द हो रहा है मुझे। तो पूरी तरह क्लब से बाहर निकल शेखर भी उसको अपने सामने लाते हुए थोड़ा जोर से कहता है, मुझे भी तकलीफ हो रही है। क्यों छुपाया तूने मुझसे कि राहुल ने फिर वहां तमाशा किया और इस बार हमला भी किया? क्यों नहीं बताया मुझे? भाई आपको परेशान नहीं करना चाहती थी मैं। राहुल का तो ये हर बार का है, वो तो मैं वहां नहीं थी तो उसका नाटक ज्यादा हो गया, वरना ऐसे 2 थप्पड़ लगाती मैं उसे कि सारा नशा उतर जाता उसका। मैं बात को बढ़ाना नहीं चाहती थी और इस बार तो हम उसकी कंप्लेन सीधा एसएसपी से करने वाले थे, लेकिन अभी वो इतना बड़ा हादसा हो गया तो मिल नहीं पाए उनसे, वरना अभी तक तो सारा मैटर क्लियर हो गया होता। भाई सॉरी ना, मेरा मकसद आपको हर्ट करना बिल्कुल नहीं था। अगर कुछ ज्यादा सीरियस होता तो क्या आपको लगता है मैं आपसे छुपाती? अच्छा, त्रिशा एकेडमी की इंक्वायरी करा रही है, इस बारे में बताया तूने मुझे? मैंने तुझे पहले ही कहा था कि भाभीसा को मना कर दे, लेकिन तू नहीं मानी। मुझे पता था कि ऐसा ही होगा। भाई छोड़ो ना, अब कितना डांटोगे दी को? ये सॉरी बोल तो रही है भाई। ये तेरी दी सॉरी बोलती है और गलतियां करती रहती है, चिकना घड़ा है ये, इसे कुछ भी कह लो कोई फर्क नहीं पड़ता इसे। और जब ये यहाँ रहकर मुझसे इतनी बातें छुपा रही है तो पता नहीं मुंबई में रहकर तो क्या करती होगी। शेखर बोले जा रहा था कि तभी वो शेखर के गले लगते हुए कहती है, सॉरी ना भाई, अब माफ कर दो ना, आगे से सब कुछ बताऊंगी आपको, आई प्रॉमिस। पर अभी घर चले, मैं बहुत थक गई हूँ, नींद आ रही है, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। कल कॉलेज जाना है, फिर डांस प्रैक्टिस, तो आराम भी नहीं मिलेगा, तो अभी तो वक्त पर सो जाऊं। भाई चलो ना घर। मैथिली बहुत मासूमियत से कहती है, जिससे शेखर समझ रहा था कि वो बहुत थक गई है। तृप्ति भी थक गई थी, जिस पर अब वो मैथिली से कुछ नहीं कहता, बस उसे और तृप्ति को वहीं रुकने का कहकर खुद पार्किंग से गाड़ी लेने चला जाता है। वहीं अंदर अभी भी बिल्कुल शांति थी, लेकिन जब कोई कुछ नहीं कहता तो ये अनुष्का के पास आकर बैठते हुए कहती है,
भाभी साहब मैं सच कह रही हूँ, ये मैथिली जितना कुछ अभी बोलकर गई है वैसा इसकी एकेडमी में कुछ नहीं है। बहुत अजीब सी जगह है वो, चारों तरफ से बस्तियां ही हैं। पता नहीं किस तरह के बच्चे आते होंगे वहाँ। मैंने पता कराया है भाभी साहब, वहाँ का माहौल बिल्कुल अच्छा नहीं है और हमारी कियारा के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। पता नहीं किस किस तरह के नशे करने वाले लोग वहाँ आसपास रहते हैं। भाभी साहब वहाँ नहीं भेज सकते कियारा को, कि उसके लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। हाँ मैं मानती हूँ वो शेखर की माँ की एकेडमी है, उसके तो इमोशन जुड़े हैं वहां से, तो उसे वहां कुछ बुरा नजर आएगा ही नहीं, लेकिन हमें तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचना होगा ना। त्रिशा ने इतना ही कहा था कि तभी सभी को सामने से जल्दबाजी में भागते हुए मैथिली आते हुए दिखती है और वो बस जल्दी से मौली के पास आकर उसके गले लगते हुए कहती है, सॉरी भाभी, आपको बाय भी नहीं बोल पाई। वो भाई इस तरह हाथ खींचते हुए ले गए तो जाना पड़ा, इसलिए बस आपको बाय बोलने आई थी, क्योंकि अब सीधा आपसे आपकी शादी से 10 दिन पहले ही मिलना हो पाएगा, तो इसलिए आपसे बिना मिले नहीं जाना चाहती थी। इतना क्या मैथिली नकुल और अनुष्का से भी मिल उन्हें बाय कहती है और फिर अधिराज, त्रिशा और अर्जुन को भी बाय बोलते हुए वहां से जल्दी जल्दी जाने लगती है कि तभी अनुष्का उसका हाथ पकड़ते हुए उसे रोकते हुए कहती है, क्यों अब सीधा शादी से 10 दिन पहले क्यों? शेखर ने मना किया हम सबसे मिलने के लिए। नहीं नहीं भाभी साहब, भाई ने ऐसा कुछ नहीं कहा, वो कुछ जरूरी काम है, मुझे अभी वक्त नहीं है इतना कि सब बता पाऊँ। भाई गाड़ी लेकर आ जाएंगे और वहाँ मुझे नहीं देखेंगे तो फिर गुस्सा करेंगे, इसलिए जब 10 दिन बाद मिलूंगी तब आराम से बताऊंगी। मैं अपना काम खत्म होते ही आपसे मिलने आऊंगी। फिर तब तक मौली मैथिली के पास आकर का हाथ पकड़ते हुए कहती है, शेखर ने बहुत गुस्सा किया तुम पर, वो यहीं से बहुत नाराज होकर निकला था। अरे वो तो मेरा और भाई का चलता रहता है और मुझे भी कहाँ उनकी डांट सुने बिना चैन आता है, लेकिन ये डांट लंबी चलने वाली है। अभी तो पूरा एक हफ्ता लेक्चर सुनने पड़ेंगे भाई के, लेकिन अभी जाना होगा वरना अभी से उनके लेक्चर शुरू हो जाएंगे और अभी मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि मैं डांट खा सकूं। तो बाय, अपना ध्यान रखिएगा, जल्दी ही मिलेंगे और घर पर सबको मेरा एक टाइट हक देकर याद कर दीजिएगा। और अब मैं भागती हूँ, बाय। इतना क्या मैथिली जल्दी से वहां से बाहर की ओर निकल गई थी, लेकिन सबके चेहरे पर वो फिर से मुस्कुराहट दे गई थी। पर मैथिली के जाते ही अनुष्का अपने फोन में एक चैट खोलकर त्रिशा के हाथ में देते हुए कहती है, त्रिशा कभी कभी सच जानने के लिए खुद की आंखों से सब देखना होता है। अपनी बच्ची को कहीं भी भेज दूंगी तो मैं ऐसी लापरवाह माँ दिखती हूँ मैं। मिसेस कावेरी सिंघानिया, बहुत अच्छे से जानती हो तुम इन्हें, पढ़ो चैट उनकी। अपनी बेटी और बेटे को उन्होंने मैथिली की एकेडमी से ही डांस सिखाया है। कई वीडियोस भी भेजे हैं उन्होंने जो बता रहे थे कि कौन कितना काबिल है और कितना नहीं। मैथिली और उसके दोस्तों की तारीफें करते सब मैसेजेस देख लो। तुमने सेफ्टी की बात कही, एक एक बच्चे को जब तक उनके पेरेंट्स लेने नहीं पहुंच जाते तब तक मिलन अपने घर नहीं लौटता, ये लिखा है उन्होंने। और बिल्कुल घर जैसा एनवायरनमेंट है वहाँ का, ऐसा वो खुद लिख रही हैं कि वहाँ जाकर उन्होंने खुद महसूस किया है। सिर्फ गार्ड्स ने बता दिया और तुम मान गई, लेकिन ये तुम्हारी काफी क्लोज फ्रेंड है, तो अब ये झूठ बोल रही है या तुम्हारे गार्ड झूठ बोल रहे हैं? और अगर ये तुम्हें बताना था तो तुम मुझे कह सकती थी, एक बार डिस्कस तो करती। हम फैमिली हैं त्रिशा, फैमिली में सब बातें डिस्कस होती हैं, लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया। अनुष्का प्लीज शांत हो जाओ, जो हुआ सो हुआ। और मैथिली ऐसे बातों को दिल पर लगाने वाली लड़की नहीं है, वो बहुत समझदार लड़की है, हम फिर बात करेंगे उससे। पर अब घर के लिए निकलते हैं, बहुत रात हो गई है, तुम्हें भी अब आराम की जरूरत है। और त्रिशा जो हुआ उसे भूल जाओ, अपसेट मत हो। और अब तो मैथिली खुद ही सबके चेहरों पर हंसी बिखेर गई है, तो उदास होने का कोई मतलब ही नहीं रहा। घर के लिए निकलते हैं अब। नकुल के कहने पर अधिराज भी हाँ में सिर हिला देता है और फिर नकुल अनुष्का का हाथ पकड़ उसे बाहर की ओर ले जाने लगता है। मौली और अर्जुन भी बाहर आ गए थे। आखिर में त्रिशा और अधिराज बचे थे। त्रिशा अधिराज से कुछ कहती उससे पहले ही वो उसे देखते हुए कहता है, चलो त्रिशा, देर हो रही है, रात काफी हो गई है, तुम अभी हमारे साथ हवेली ही चलो। जिस पर वो मुस्कुराते हुए अधिराज के पास आकर उसका हाथ थाम बाहर की ओर आ जाती है और फिर सब हवेली के लिए निकल जाते हैं। अधिराज मुकुल से त्रिशा के ड्राइवर से गाड़ी हवेली ही ले आने का कहता है और उसे भी उसी ही गाड़ी में हवेली पहुंचने का कहकर खुद हवेली के लिए निकल जाता है।